बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदीद। आपको मेरे पीछे पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद नज़र आ रहा है, लेकिन आज इस पार्लियामेंट हाउस के आसपास एक मैदान जंग था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन थे, इस्लामाबाद पुलिस थी, उसके साथ पंजाब पुलिस थी, रेंजर्स थी और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस थीं। और दोपहर के वक्त एक मौका ऐसा आया जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं वो ये डी चौक तक पहुंच गए। और ये आपको मेरे सामने डी चौक नज़र आ रहा है, और इस डी चौक में जो कंटेनर्स हैं इस पर भी तहरीक इंसाफ के कारकुन चढ़ गए थे। उन्होंने इस डी चौक पे कब्ज़ा कर लिया था। लेकिन अब जब शाम का वक्त है तो इस्लामाबाद पुलिस और रेंजर्स और सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से जो शेलिंग हुई और रबड़ की गोलियां इस्तेमाल की गई, तो उसके बाद जो है अब डी चौक जो है वो दोबारा सिक्योरिटी फोर्सेस के कंट्रोल में हमें नज़र आ रहा है। लेकिन तहरीक इंसाफ के कारकुन कहाँ पर हैं? तहरीक इंसाफ के कारकुन इस जगह से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर इसी जना एवेन्यू पर मौजूद हैं, और वहाँ पर अभी तक उन पर आंसू गैस की शेलिंग जो है वो चल रही है। और हम कोशिश करेंगे कि उनके पास जाएं और उनसे बात करें। और उससे पहले यहाँ पर जो कारकुन थे थोड़ी देर पहले तक जो मौजूद थे उनसे भी हमारी बातचीत हुई थी। तो आज एक सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसकी स्ट्रेटजी क्या है और उन्होंने करना क्या है, क्या वो यहाँ से अब वापस जाएंगे या नहीं जाएंगे, और हुकूमत जो है उसका क्या मौक़िफ़ है। कि हुकूमत का पहले ये कहना था कि जी हम इस्लामाबाद में किसी को दाखिल होने की इजाज़त नहीं देंगे और जो भी नज़र आएगा उसको गोली मार देंगे। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि आज सुबह तहरीक इंसाफ के कारकुन जो हैं वो इस्लामाबाद में दाखिल हो गए। उनका जो मरकज़ी जुलूस है वो भी इस्लामाबाद में दाखिल हो गया, जो कि अभी कुछ फासले पे है। और उनका ये दावा है, जो मरकज़ी जुलूस में मौजूद क़यादत है उसका दावा है कि हमने आखिरकार डी चौक पे ही आना है। तो क्या वो डी चौक तक आएंगे और जो उनके साथ कारकुन हैं क्या वो डी चौक पे उनके साथ स्टे करेंगे, और हुकूमत जो है उसकी क्या स्ट्रेटजी है? तो आज एक बहुत मुश्किल दिन था। हमारा सारा दिन यहीं पर पार्लियामेंट हाउस के इर्द गिर्द गुजरा। यहाँ पे आंसू गैस की शदीद शेलिंग थी और उसमें सांस लेना भी दुश्वार था। अभी भी हमारे पीछे जो है वो आंसू गैस की शेलिंग हो रही है, आपको आवाज़ें भी आ रही होंगी। तो हम सबसे पहले कोशिश करते हैं कि तहरीक इंसाफ के जो प्रोटेस्टर्स हैं जो कि यहीं पे इस वक्त पार्लियामेंट हाउस से कुछ फासले पर मौजूद हैं उनसे बात करते हैं, और फिर हम कोशिश करेंगे कि हुकूमत के नुमाइंदों से भी बात करें। आप देखेंगे इस वक्त जो इस्लामाबाद की जना एवेन्यू है, डी चौक के करीब इलाका है, यहाँ पे मैं पीटीआई के कारकुनों के घेरे में हूँ। लेकिन इस तरफ आंसू गैस की शदीद शेलिंग हो रही है। इस तरफ ये देखें आंसू गैस की शेलिंग है और लोग जो हैं उनसे सांस लेने नहीं लिया जा रहा। फायरिंग हो रही है, पीछे फायरिंग हो रही है। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा शेलिंग हो रही है कि सांस लेना मुहाल है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आगे जाके सूरत हाल का जायजा लें। सर जी हम पूरा अमन एहतजाज कर रहे थे। कोई हमारे पास कहाँ से आए हैं? हम ज़ारा एबटाबाद से ज़ारे से। हमारे पास कोई डंडा कोई एहतजाज, पूरा अमन कर रहे हैं, पूरा अमन हमें खान साहब ने निकाल दिया ना। हमारे पास एक क्या, हमारे पास एक हमारे पास पत्थर ही उनसे जी सुनने वाली बात है। हामिद साहब, हम पेशावर से एबटाबाद से मुख्तलिफ जगहों से जुलूस आए। 3 दिन से एक गमला भी हमने नहीं टूटा। आपने देखा है, आप तो खुद देख रहे हैं कि ये पुरअमन हम ये लोग हैं। ना कोई दरख्त तोड़ा, ना कोई शीशा तोड़ा हमने। हम पुरअमन लोग हैं। हम आए हैं अपनी हकीकी आज़ादी के लिए, और ये जो बेगुनाह कैदी जो हैं हम इनकी रिहाई और इमरान खान साहब की रिहाई के लिए यहाँ पर आए हैं। आपने देखा कि किस तरह हज़ारों की लोग हैं यहाँ पर। किसी ने ना तो कोई शीशा तोड़ा, ना कोई गमला तोड़ा और ना ही कोई दरख्त तोड़ा। कोई मज़ामत नहीं। ये जो जुल्म कर रहे हैं, ये देखें जी, यहाँ पे जो पीटीआई के कारकुन हैं उनका बहुत ज़्यादा हजूम है
और ये देखें सामने धुआं ही धुआं है। ये जो पुरअमन कारकुनान पर जुल्मत सितम कर रहे हैं, हमारा चार काफिले रास्ते में, काफिले रास्ते में, ये इंसाफ यूथ विंग और एसएफ के नौजवान है। हमारा ये फाइटिंग वाला स्क्वाड है, ये फाइटिंग वाला स्क्वाड है। रास्ते क्लियर है। आवाम के लिए बात करनी है, न कि किसी मालदार इंडस्ट्री के लिए। सर 72 घंटे का मुसलसल मुजाहिमत कर रहे हैं पिछले 3 दिनों से हमारी तरफ से। अच्छा, आप जरा 72 घंटे की मुख्तसर कहानी बताओ, कहाँ से शुरू किया? सर बेसिकली हम चित्राल से आए हुए हैं। चित्राल से हम 2 दिन पहले निकले थे। हमें पता था कि ये गवर्नमेंट जो है रास्ते में रुकावटें पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल पुरअमन तरीके से हम यहाँ पहुँचे हुए। जिस तरह उन्होंने हमारे ऊपर शेलिंग कर रहे हैं, जिस तरह मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ कवरेज के लिए आए हामिद मीर साहब। देखे हम पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं। सब पता है आपको। हम मीर साहब का शुक्रगुजार है। सख्त हालत में इन्होंने हमें कवरेज दी, सख्त हालत में कवरेज दी। ये बताओ, ये इनकलाब है, इनकलाब। हम निज़ाम के बदलने आए हैं। इमरान खान तो वैसे भी रिहा होगा जब निज़ाम बदलेगा। हम निज़ाम बदलने आए हैं। ये देखें, साहब आपका शुक्रिया, आपने हमारा हमें कवरेज दी। हामिद मीर साहब आपका शुक्रिया, आपने हमें कवरेज दी। ये अफसदाइयत, ये जुल्म किसी मुल्क के अंदर किसी कौम के ऊपर नहीं चलेगा। ये आंसू गैस का इन्होंने इलाज ढूंढा जी। इनके हर किसी के पास अर्के गुलाब की शीशी है और अर्के गुलाब इंशाल्लाह जुल्म का बदला ले लेंगे। चलो ठीक है। 11 बंदे हमारे सामने मोटरसाइकिल पे जो है लेके गए हैं सर। ये अभी 20 मिनट पहले मोटरसाइकिलों पे 11 बंदे, कम से कम 11 बंदे। क्यों खामोश है? आपका मीडिया क्यों खामोश है? हाँ, तो आप क्यों नहीं बोलते सर जी? आप क्यों नहीं बोलते? बोलो। ये मैं इस वक्त इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में हूँ और यहाँ पे चारों तरफ आंसू गैस का धुआं फैला हुआ है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन आपको नज़र आ रहे हैं, वो फैले हुए हैं इस पूरे इलाके में। आप देखें, और इसमें हमें मर्दों के साथ औरतें भी नज़र आ रही हैं और उसमें बहुत से बुज़ुर्ग भी हैं। और ये जो ख़वातीन हैं, इन दोनों ख़वातीन से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप कहाँ से आई हैं? मैं मुल्तान से आई हूँ। मुल्तान से? 4 दिन का सफ़र करके 4 दिन से हो गए हमें आए हुए। अच्छा जी, हमें डी चौक नहीं आने दिया। हम स्टेशनों पर घरों में रुल रहे हैं। और पीटीआई के लिए और इमरान खान के लिए फस्तायत है, हुकूमत गलत है। सर मैं भी मुल्तान से आई हूँ और हम लोग 4 दिन से मुस्तकिल सफ़र में, रास्ते की सारी रुकावटें पार करते हुए हम आए हैं यहाँ पर। और इंशाल्लाह हम अपनी कामयाबी लेके इमरान खान को लेकर जाएंगे। 1 मिनट इधर आए आगे आप। ये जो आपने मास्क लिया है, ये कहाँ से लिया है? ये हमने खरीदा है। हाँ जी, ये तो ऐसे हमारे जैसे हम दहशतगर्द है। अब ये बताओ कि आपका ऑब्जेक्टिव, आपका मकसद क्या है? कल रात को 12 बजे मैं काफिले के साथ था। मेरा बेटा हुआ है कल रात को। मैं फिर भी घर नहीं गया हूँ। इंशाल्लाह यहीं पे रहेंगे इमरान खान के काल पर, जब तक इमरान खान खुद बाहर नहीं आते और नहीं ये नहीं कह देते कि चलो बेटा घर चलो, हम तब तक इस फस्तायत का और इस जुल्म का मुकाबला करते रहेंगे जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते। किसी की बात नहीं मानेंगे। और खान के अलावा खान के काल पे हम निकलेंगे, फिर हम पीछे हटेंगे, वरना हम पीछे नहीं हटेंगे। कोई नहीं है, इमरान खुद आएगा। की सदाएं बुलंद करने वाले की आवाज दबाना चाह रहे हैं। ये कैसे मुसलमान है? ठीक है, हम इमरान खान को रिहाई कराए बगैर नहीं जाएंगे इधर से इंशाल्लाह। क्वेटा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, आप कहाँ से आए हो? क्वेटा से आए हूँ। क्वेटा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नूर खान खिलजी आए खान साहब के लिए। इस्लामाबाद पाकिस्तान के अंदर दफा 804 नाफिज होगी। ये तभी खत्म होगा जब इमरान खान रिलीज होगा। कैदी नंबर 804 को रिलीज करना ही पड़ेगा। इमरान खान। अच्छा, इतना यहाँ पे आंसू गैस की शेलिंग है, धुआं है, तो इसके बावजूद आप वापस क्यों नहीं जा रहे? जब तक खान को रिहा नहीं किया जाए हम उस वक्त तक वापस नहीं जाए। हमारा इनका गोली खत्म होगा, हमारा सीने खत्म नहीं हुए। जी, आपका नाम क्या है? सब मेजर इकबाल खटक हूँ, MP मियाँ वाली से, खान साहब के हल्के से। जो मर्जी करें डटे रहेंगे। अच्छा, आपको भी सांस नहीं आ रहा और मुझे भी नहीं आ रहा, तो लाले आप मुझसे जमाने में बूढ़ा हूँ इसलिए शायद।
सांस आ जाएगा, फिक्र ना करो। ये आपने पुलिस का हैट क्यों पहना हुआ है? पुलिस भाग गई थी, हम पुलिस की इज्जत करते हैं। एक मिनट, पुलिस भाग गई थी, हम पुलिस की इज्जत करते हैं। उनकी वर्दी वगैरह रह गई थी, हमने सर पे चढ़ा के रखी है। आप कितने दिन से इस प्रोटेस्ट में हैं? सर मैं तो तकरीबन फ्राइडे से यहीं पर मौजूद हूँ। अच्छा जी अच्छा, तो कब वापस जाएंगे? सर जब तक इंशाल्लाह खान साहब की रहाई तक हम इधर ही हैं। आप किधर से आए हो? मैं लाहौर से हूँ, मेरा दूसरा दिन है इधर। अच्छा जी, मेरे साथ कोई काफिला नहीं है, मैं अकेला आया हूँ लाहौर से। अकेले आए हो? जी। और अब आप कब वापस जाओगे? इंशाल्लाह जब तक ये इमरान खान को रहा करवाएंगे फिर जाएंगे। अच्छा, पाकिस्तान साहब हम सिंध से आए हैं, थर पार्कर से। आप कहाँ से? थर पार्कर से, सिंध से। पार्कर से आए हो? सिंध से? जी जी हाँ, हम अहमदाबाद से आए हैं। जी। तो थरपारकर से आप कैसे आए हो? हम बदरिया बसों के लड़ते आए सिंध हुकूमत से। अच्छा जी हाँ। तो आपका काफिला उसको लीड कौन कर रहा है? हम मैं अकेला, एक और दोस्त है, मैं दो ही हैं हम। काफिला पता नहीं कहाँ है। ये फौज भी मेरी है और उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक हमारा खान रिहा नहीं होता। आप कहाँ से आए हो? सर मैं जिला जंग से हूँ। जंग से? जी सर, पीर महबूब सुल्तान के हल्के से हूँ। सर मैं उस वक्त नहीं जाऊँगा जब तक इमरान खान साहब रिहा नहीं होता। हाँ, आप एक मिनट घर से छुप के आया हूँ। आप किधर से आए हो? स्वाद से, घर से छुप के आया हूँ। घर से छुप के आए हो? नहीं बेटा, घर वालिदैन से छुप के नहीं आते। लेकिन ये बताओ क्यों आए हो? जलसे के लिए, डरने के लिए, जब तक इमरान खान रिहा नहीं होगा हम नहीं जाएंगे यहाँ से। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8th क्लास में। तो अगर इमरान खान को पता चल गया कि तुम छुप के आए हो तो वो खुश तो नहीं होगा? लेकिन मैंने बोल दिया कि अगर आपको फिक्र होगी तो मैं इधर ही हूँ, इस्लामाबाद में। तहरीक इंसाफ के कारकुन जो है, हर कोई इंटरव्यू देना चाहता है, लेकिन आप मेरे पीछे देखें, आपको धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। और इस धुएं में जो तहरीक इंसाफ के कारकुन है, उनका जोशो जज्बा भी अभी तक मुझे कायम नजर आ रहा है। जी, आपका क्या नाम है? यासर खान। ये क्या हुआ आपको? अभी अस्पताल से आ रहे हो? मैं अस्पताल से आके आया हूँ। आप कहाँ से आए हो? आप? मैं F7 से आया हूँ। F7 से? इस्लामाबाद में रहते हो? हाँ, इस्लामाबाद में रहते हो। तो आपको तो अस्पताल से फारिग कर दिया? आपको फारिग हो गया अस्पताल से। चलो इंशाल्लाह अल्लाह ताला। देखिए जी, यहाँ पर इस वक्त ब्लू एरिया में पार्लियामेंट हाउस के सामने डी चौक से कुछ दूर यहाँ पे तहरीक इंसाफ के कारकुनों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। और ये कारकुन जो है, ये इनका एक कहना है कि हम यहाँ से उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक कि इनकी पार्टी के चेयरमैन को रहा नहीं किया जाएगा। सामने आपको धुएं के बादल नजर आ रहे हैं। पार्लियामेंट हाउस की जो बिल्डिंग है वो इस धुएं में छुपी हुई है। और यहाँ पे जो अक्सर कारकुन हैं, इन्होंने अपने हाथ में मुख्तलिफ आंसू गैस के शैलों के खौल उठा रखे हैं। आप किधर से आई हैं? मैं इधर से इस्लामाबाद से ही हूँ, ओहदेदार हूँ मैं। और हम 3 दिन से ये शेलिंग, परसों भी हमने ऐसी शेलिंग बर्दाश्त की है। किस तरह हमें हंट किया इन लोगों ने, कैसे कैसे औरतें जो है ना जख्मी हुई हैं, यकीन करें। इतने जालिमाना तरीकों से ये हमारे पीछे भागे हैं। हम जितना भागे हम जख्मी हुए। आपने ये क्या लगाया हुआ है चेहरे पे? ये हमने पेस्ट लगाई है। हम लोग अब तैयार हो गए ना, हमें पता है हमें सारा। जैसे जंग के लिए नहीं बंदा तैयार होता, हम तैयार होके लाते हैं, चीजें लाते हैं। ये टूथपेस्ट है ताकि जलन कम हो। आप कहाँ से आई हैं? जी मैं NF48 इनके साथ हूँ। ये हमारी मैम है NF48। यहाँ पे इस्लामाबाद के लोग भी आए हुए हैं। हम NF48 के हम अली बुखारी के हल्के से आए हुए हैं। हम सारे इस्लामाबाद की टीम ने सुहान में जो परसों कोई काफिला नहीं आया था, इस्लामाबाद की टीम थी सारी। और उन्होंने हम भरपूर मुकाबला किया रात तक, सुबह से लेकर रात तक। और औरतों ने मुकाबला किया, हम औरतों ने वहाँ खड़े होकर मुकाबला किया। ये हमारे जो है ना, इनको समझ क्यों नहीं आ रही, मुझे समझ आ जानी चाहिए। 15 लोग केपी से मरे हैं, केपी वाले मरे। और यहाँ पे हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में खुशामदेद। हम बात करेंगे वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल साहब के साथ। और एहसन इकबाल साहब के हम पास खुद चल के आए हैं, इसलिए कि आज किसी को हम स्टूडियो में नहीं बुला सकते। बहुत बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब। सबसे पहले तो हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि आज तहरीक इंसाफ का जो मार्च है, न सिर्फ इस्लामाबाद में दाखिल हो गया बल्कि डी चौक भी पहुंच गया। और अभी भी डी चौक से कुछ दूर जो है वो काफ़ी शेलिंग वेलिंग हो रही है और पूरा जना एवेन्यू जो है वो मैदान जंग बना हुआ है। तो ये जो आपके बहुत से साथियों के दावे थे, हुकूमत के दावे थे कि जी हम इनको इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने देंगे, तो क्या ये दावे गलत नहीं साबित हो गए?
बहुत शुक्रिया आमिद मीर साहब। देखिए, अगर तो वो एक सियासी जलूस लेकर आ रहे होते तो यकीनन उनका रास्ता रोका जा सकता था, लेकिन आपने देखा कि रास्ते में चाहे वो मियाँ वाली था, चाहे वो हाकला इंटरचेंज था, उनके पास मुसल्ला लोग हैं कि जिन्होंने पुलिस और सिक्योरिटी इदारों के ऊपर भी फायरिंग की और उससे बहुत सारे सिक्योरिटी के एहलकार ज़ख्मी हुए। अब इसके रद्द अमल में अगर सिक्योरिटी फोर्सेस भी फायरिंग करें तो यकीनन एक बड़ा नुकसान होने का एहतमाल है और उससे जो सूरत हाल है ख़राब हो सकती है। तो हुकूमत ने और सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़े इसलिए ज़ब्त का मुजाहरा किया। हम नहीं चाहते कि शायद पीटीआई चाहती है कि वो जनाजे लेकर उठे यहाँ से, वो चाहती है कि खून रेजी हो ताकि उसको कोई बहाना मिले कि वो अपनी तहरीक को उस खून के साथ कोई ईंधन दे सके। लेकिन हुकूमत की ये कोशिश है कि हम इसे पुरअमन तरीके से ख़त्म कर दें। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि जो तरीका पीटीआई ने अपनाया है और जो उनका मुतालबा है, वो कहते हैं जी इमरान खान को रिहा करो तो हम उठ जाएंगे। क्या इमरान खान साहब को किसी डिप्टी कमिश्नर ने नज़रबंदी के ऑर्डर के तहत बंद किया हुआ है कि जो इंतज़ामी ऑर्डर से उनकी नज़रबंदी वापस हो जाएगी? वो एक कानूनी अमल के नतीजे में केसेस के अंदर गिरफ़्तार हैं और उसका एक ही रास्ता है कि वो अदालतों से रिलीफ हासिल करें। हम भी उनके झूठे केसेस का निशाना बने, अदालतों में थे। ना हम अमेरिका की कांग्रेस में गए, ना हम हाउस ऑफ लॉर्ड्स में गए, ना हमने किसी अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर में जाके मिन्नतें की कि पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत करो। हमने अपने मुकदमे पाकिस्तान की अदालतों में और इदारों में लड़े और अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू भी किया। तो अगर आप इमरान खान साहब की रिहाई चाहते हैं तो आप अदालत में जाके केस लड़ें। लेकिन ये जो तरीका है कि आप स्ट्रीट पावर से अदालतों पे दबाव डालना चाहते हैं या आप स्ट्रीट पावर से हुकूमत पे दबाव डालना चाहते हैं और आप समझते हैं कि कनपटी पे पिस्तौल रख के अपने लीडर को रिहा करा लेंगे, फिर तो कल को कोई भी दहशतगर्द तंजीम का कमांडर पकड़ा जाएगा तो वो अपने लोगों के साथ रुख करेगा इस्लामाबाद का कि यहाँ पे जत्था लेकर आओ और अपना बंदा छुड़ा के ले जाओ। इस तरह तो रियासतें 21वीं सदी में नहीं चल सकती। हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के साथ रब्ता किया। आपके कुछ साथी जो हैं, मोहसिन नकवी साहब, राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के साथ मुज़ाकरात किए, वो कामयाब नहीं हुए। उसकी क्या वजह है? देखिए, इस वक्त तहरीक इंसाफ में एक क़यादत की कशमकश चल रही है। जो तहरीक इंसाफ की सियासी क़यादत है वो तो हालात को भी समझती है और वो सियासत की और जमहूरियत की नज़ाकतों को भी समझती है। लेकिन इस वक्त इमरान खान साहब हैं और उनके साथ उनकी अहलिया बुशरा बीबी हैं। उनका एक इंतहा पसंदी का रवैया है और गालिबन इमरान खान साहब समझते हैं कि अगर ये केसेस चले तो मैं इन केसेस से बच नहीं सकूंगा। देखिए, इसीलिए अगर वो केसेस झूठे हैं तो उनकी तो कोशिश होनी चाहिए कि जल्द अज जल्द ट्रायल ख़त्म हो। मेरे ख़िलाफ़ जो केस था, मैं हमेशा ये कहता था भी आप डेली ट्रायल करें, जो झूठा केस है या सज़ा भी देनी है तो हायर कोर्ट में जाके मैं अपील करूँगा, मैं फ़ारिग होऊंगा। ये तमाम केसेस को इल्तवा में डाल रहे हैं। किसी केस की जो कार्रवाई है उसमें हिस्सा नहीं लेते, चाहे वो तोशा खाना है, चाहे वो अलकादे ट्रस्ट है, चाहे वो फॉरेन फंडिंग केस है जिसको 6-7 साल इन्होंने लंबा किया और उसको भी किसी न किसी हीली बहाने से वो आगे लेके जाते थे। तो इससे क्या ज़ाहिर होता है कि आपको पता है कि आपने ये जुर्म किया है और अगर ये केस कॉन्क्लूड हुए तो आपको सज़ा हो जाएगी। तो लिहाजा ये तरीका कि आप अपनी अना की खातिर या अपने उस सज़ा के खौफ से आप पूरे मुल्क का अमन तबाह कर दें। आज स्टॉक मार्केट जो मुसलसल कई दिनों से ऊपर की तरफ जा रही थी, 99,000 को क्रॉस कर गई, आज पहली दफ़ा 5,000 के 4,000 पॉइंट गिरी है। आप क्या चाहते हैं? पाकिस्तान को क्रैश करना चाहते हैं? बेलारूस के सदर पाकिस्तान आए हुए हैं, उनके साथ एक बड़ा वफ्द आया हुआ है जो पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के लिए आया है। आप उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? और आज जो बेलारूस के सदर ने तकरीर की है वो एक लम्हा फ़िक्री है पूरी कौम के लिए। उन्होंने कहा है कि आपको बाखबर रहना चाहिए कि बाज़ बड़ी कुव्वतें आप जैसे मुल्कों के अंदर इंतशार फैला के अपने मकासद हासिल करना चाहती हैं और पाकिस्तान के अवाम को पाकिस्तान का मुस्तकबिल अजीज़ होना चाहिए कि अमन और इस्तेहकाम के साथ ही आप तरक्की कर सकते हैं। आप ये नहीं समझते कि बुशरा बीबी जो हैं वो आज पहली दफ़ा एक खुलकर उन्होंने एक सियासी एक्टिविटी में हिस्सा लिया और वो काफ़ी हद तक उसमें कामयाब रही हैं? देखिए ना, एक एक करके खान साहब के जो दावे थे उन सब की नफ़ी होती रही। वो लोगों से रसीदें मांगते थे, जब अपनी रसीदें देने की बारी आई तो वो क्लीन बोल्ड हो गए। वो दूसरों को मौरूसी सियासत के ताने देते थे और अब बिल आखिर अपनी अहलिया की सियासत की आड़ में
खुद वो सहारा लेने पे मजबूर हैं और उनको आगे कर दिया है। तो किधर हैं उनके चेयरमैन? गौर साहब हैं ना, बैरिस्टर गौर उनके चेयरमैन हैं, उनके पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, बाकी पूरी लीडरशिप है। वो तो हमेशा ये कहते थे कि मैं सियासी लीडरशिप को लेकर आऊँगा, तो उनका ये दावा भी एक्सपोज हो गया। ये जो आपने अभी बेलारूस के प्रेसिडेंट की बात की है, तो उनके साथ बहुत से बिजनेसमैन भी आए हैं। उनमें से कुछ बिजनेसमैन जो हैं वो आज आपके कुछ जो साथी हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, उनसे पूछ रहे थे कि ये जो बुलेट्स की गोलियां चलने की आवाज़ें हैं ये क्या है। तो उन्होंने कंटेनर्स भी देखे होंगे यहाँ पे। तो जब पाकिस्तान का कैपिटल जो है वो उसको आप कंटेनर सिटी बना देंगे तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी? देखिए ना, कंटेनर लगाना एक लेसर ईवल है, लेकिन पाकिस्तान के पार्लियामेंट के ऊपर, पाकिस्तान के प्रेसिडेंसी या प्राइम मिनिस्टर हाउस या फेडरल सेक्रेटेरिएट्स के ऊपर चढ़ाई करके कब्ज़ा कर लेना बिगर ईवल है। देखिए, चॉइस ये है ना कि या आप इनको रोकने के लिए हिफाजती इक़दामात करें या इनको खुली छुट्टी दे दें, जैसे इन्होंने 2014 में किया था, जब पार्लियामेंट पर इन्होंने कब्ज़ा कर लिया। पार्लियामेंट के ऊपर इनकी धुले हुए कपड़े लटके हुए थे, लोगों दुनिया वो इमेज देख रही थी कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट का क्या हो रहा है, जो एक बड़ा मुक़द्दस तरीन इदारा होता है। तो क्या हम वो इमेजेस देखना चाहते हैं या भेजना चाहते हैं, या फिर वो किसी ऐसी जगह पर आके बैठ जाएं जैसे फैज़ाबाद धरना में कुछ लोग आकर बैठ गए थे और उसकी वजह से पाकिस्तान वाइट लिस्ट से ग्रे लिस्ट के अंदर चला गया कि पाकिस्तान में कानून नहीं। और हामिद साहब, मैं आपको बताऊं, देखिए, हर पाकिस्तानी को ये समझना चाहिए कि हम कोई मामूल की रियासत नहीं है, हम XYZ मुल्क नहीं है, हम एक न्यूक्लियर पावर हैं और हमारा इंटरनल इस्तेहकाम और हमारा इंटरनल निज़ाम न सिर्फ हमारी दिलचस्पी है बल्कि पूरी दुनिया उसमें दिलचस्पी रखती है कि इनका इंटरनल निज़ाम कैसा है। तो हमें एक बड़ी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। और अगर PTI की कोई सियासी ग्रीवेंसेस हैं तो हुकूमत ने तो हमेशा कहा आइए डायलॉग करें। जब 26वीं आइनी तरमीम थी, इनके कहने पे हमने एक पार्लियामानी कमेटी बनाई, उसके अंदर ये बैठे, उस पर इन्होंने इत्तफाक राय किया, लेकिन जब जेल में गए तो खान साहब ने वीटो कर दिया। तो ये भी एक शख्स के आगे बिल्कुल ग़ुलाम है। पूरी पार्टी जो मर्जी फैसला करके जाए वो एक शख्स वीटो कर देता है। तो इसका मतलब ये है कि बुशरा बीबी जो कुछ भी कर रही हैं वो इमरान खान की मर्ज़ी से कर रही हैं। आप समझते हैं कि वो इमरान खान को रिप्रेजेंट कर रही हैं? मैं समझता हूँ कि 200% वो इमरान खान की मर्ज़ी से कर रही हैं और इमरान खान अपनी अना की खातिर, अपनी सियासत की खातिर वो किसी बड़े से बड़े मफाद से पीछे नहीं हटते। आप देखिए ना, उन्होंने आते साथ जब हुकूमत में आए तो पाकिस्तान के चीन के साथ ताल्लुकात को दाव पे लगाया। उनके काबीना के वज़रा ने ऐसे बयानात दिए जिससे कि चीन को ये गिला हुआ कि आपके वज़ीरों के बयानात CPEC दुश्मन लॉबी ने आलमी सतह पर BRI के मंसूबे को डिस्क्रेडिट करने के लिए इस्तेमाल किया। फिर उसके बाद जब आखिरी में दौर में अमेरिका के साथ जो हमारे ताल्लुकात थे उनके ऊपर उन्होंने सियासत की। फिर अब आप देखिए कि सऊदी अरब जो हमारा दोस्त मुल्क है उसके साथ एक उन्होंने रखना डाल दिया और एक बहुत ही बेहुदा किस्म का, मैं समझता हूँ, इल्ज़ाम लगा दिया। तो वो उनके नज़दीक सिर्फ उनकी ज़ात है, ना रियासत है, ना मुल्क है, ना मुमलिकत है, ना अवाम है। अगर किसी एक ऐसे शख्स के साथ पाला हो कि जो समझता हो कि उसकी ईगो माउंट एवरेस्ट से ऊंची है, तो मैं समझता हूँ कि फिर वहाँ पर आम सियासत या जमहूरियत के कवायद शायद नहीं चलते। और रियासत को भी अब फैसला करना पड़ेगा कि क्या ये जो कैंसर हमारे अंदर फैल रहा है इसको स्टेज 1 के अंदर ही हमने डील करना है या इसको स्टेज 4 तक जाने देना है जहाँ ये इनक्योरेबल हो जाए। तुर्की में भी इस तरह जो उनकी एक तहरीक थी, जो गुलेन मूवमेंट थी, उसने इस तरह इनग्रेस किया इदारों के अंदर, फ़ौज के अंदर, अदलिया के अंदर, ब्यूरोक्रेसी के अंदर, और उनकी भी कोशिश थी कि हम स्टेट को कैप्चर कर लें। लेकिन तैयब उर्दगान साहब ने फिर एक बहुत फैसला कुन सफाई की। लेकिन फ़र्क ये है ना एहसन इकबाल साहब के गोलन साहब जो हैं वो तुर्की में नहीं थे, वो भाग गए थे और एक मगरबी मुल्क में उन्होंने पनाह ली, वहीं पे उनका इंतकाल भी हुआ। तो आप ये नहीं समझते कि आप गोलन का और इमरान खान का कंपैरिजन नहीं कर सकते? देखिए, दोनों का तर्ज सियासत एक ही है। जो गोलन मूवमेंट है उसकी भी जो हिकमत अमली है वो यही थी कि वो अपने प्रोपेगेंडे के ज़रिए लोगों को अपनी तरफ माइल करके रियासत में इदारों में नफूज़ कर रही थी और रियासत के इदारों में तकसीम पैदा कर रही थी। देखिए, इमरान खान साहब ने भी हमारी अदलिया में तकसीम पैदा की और पाकिस्तान के पहले लीडर हैं और जमात है कि जिसने एक मुनज़्ज़म तरीके से हमारी मुसल्लह अफ़वाज में भी तकसीम पैदा करने की और बगावत पैदा करने की कोशिश की। ये सब वही प्ले बुक है जो गोलन मूवमेंट की प्ले बुक थी। तो इसलिए ये और आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल देख लीजिए,
कि उसको ये ऐसे करते हैं कि सच को झूठ, झूठ को सच। अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जो वर्ल्ड लीडर्स थे उन्होंने भी यही कहा कि वर्ल्ड्स नंबर 1 रिस्क इज़ मिस इन्फॉर्मेशन और नंबर 3 रिस्क इज़ पोलराइजेशन। तो आज ये जो एक चैलेंज है हर मुल्क को इसका सामना है और हर मुल्क ने इसका सामना करना है कि क्या हम बिल्कुल अपने मुआशरे को खुला छोड़ दें इंतशार के लिए या हमने अपनी सोसाइटी में ऑर्डर को प्रिजर्व करना है। ये बताएं कि अब तो तहरीक इंसाफ के कारकुन एक बड़ी तादाद में इस्लामाबाद में मौजूद हैं, ब्लू एरिया में मौजूद हैं और बहुत सी जगहों पे मौजूद हैं, तो अब ये वापस तो जाने के लिए तैयार नहीं है, तो अब हुकूमत की क्या हिकमत अमली है? देखिए मेरी तो ज़ाती राय ये है कि बैठे रहें। हाँ बैठे रहें, जितनी देर शौक़ पूरा करें और उनको इस तरह तो आज़ादी नहीं मिलती ना। बड़े बड़े वो होता ही है कि 2-4 दिन के बाद फिर आप बहाना ढूंढते हैं कि कोई हमें उठाने वाला आ जाए, कोई हमसे झूठा सच्चा वादा करे। हमने कई ऐसे मुजाहरे देखे हैं पाकिस्तान। आपको याद है कुछ साल पहले ताहिरुल कादरी साहब आए थे, तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, तो उसने उनको कहा कि आए, उनको फैसिलिटेट किया, वो इसी तरह डी चौक में आए, बैठे रहे काफ़ी दिन, लेकिन फिर उनके साथ वहाँ कंटेनर में जाके मुज़ाकरात हुए थे तो वापस गए थे। तो क्या आप भी मुज़ाकरात करेंगे? अभी इनके साथ मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहेगा? देखिए मुज़ाकरात तो सियासी अमल का हिस्सा है, वो तो हर वक्त इनकी जो सियासी क़यादत है उसके साथ रह सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि इस वक्त जो सिचुएशन में डायलेमा है वो ये है कि पीटीआई की लीडरशिप हाईजैक कर ली है इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी ने। तो अब बुशरा बीबी के साथ कौन मुज़ाकरात करेगा? उनके साथ तो इमरान खान ही मुज़ाकरात कर सकते हैं। अच्छा, आपका क्या ख्याल है कि ये जो अब सूरत हाल है इसमें अब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और वफाकी हुकूमत आमने सामने आ चुकी है, तो जब मरकज़ और सूबे की हुकूमत आमने सामने आ जाए, चीफ मिनिस्टर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो हुक्म है उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए डी चौक में आके तो धरना देना चाहता है, तो वफाकी हुकूमत अब क्या करेगी? देखिए मैं समझता हूँ कि इस वक्त वफाकी हुकूमत के पास ये फ़ैसला तो वज़ीर आज़म की सतह पर होगा और सीनियर लीडरशिप की सतह पर होगा, लेकिन अगर आप आइनी और कानूनी तौर पे देखें तो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के वज़ीर आला ने वफाक के ख़िलाफ़ बगावत कर रखी है और ये पहली दफ़ा नहीं है, इससे पहले भी वो कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो उनके अपने फ़राइज़ हैं उसके अंदर ज़बरदस्त गफलत के मुर्तकब हो रहे हैं। आप देखिए पारा चिनार और कुरम में आग और खून की होली खेली जा रही है। वहाँ पे जिस सफाकी के साथ इंसानों को कत्ल किया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि वो नाकाबिले बयान भी है और नाकाबिले बर्दाश्त भी है। लेकिन आप बताइए वज़ीर आला को एक दिन वहाँ जाने की तौफीक हुई? वज़ीर आला ने किसी एक दिन उस चीज़ का नोटिस लिया? इसी तरह हमारे सिक्योरिटी के फोर्सेस के जवान हैं, पुलिस के एहलकार हैं, उन पर हमले होते हैं। हत्ता ये कि ख़ुद वज़ीर आला का जो अपना ज़िला है डेरा इस्माइल ख़ान टांग का इलाका वो महफूज नहीं है, लेकिन वो 15 दिनों से इस्लामाबाद पे लश्कर कशी की प्लानिंग कर रहे हैं, मनसूबाबंदी कर रहे हैं, अपने सूबाई वसाइल को MNAs और MPs को बंदे लाने के लिए, किराए पे लाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये तो एक पूरी ऐलान बगावत है और अगर इस चीज़ को आप छोड़ दें तो कल को मुझे बताइए वो गिलगित बल्तिस्तान से चीफ मिनिस्टर 5,000 का जत्था ले आएंगे, कश्मीर से वहाँ के वज़ीर आज़म ले आएंगे, पंजाब का वज़ीर आला अगर आना चाहे तो 2-4 लाख तो वो भी लेके आ सकता है, सिंध से कोई आ जाएगा, कोई बलूचिस्तान से आ जाएगा। ये मुल्क 21वीं सदी में है, हम कोई 8वीं सदी में तो नहीं है कि जहाँ दारुल खिलाफों पे लश्कर कशियाँ करके आप फ़ैसले लेते हैं, वहाँ पर हुकूमतों के फ़ैसले होते हैं। लिहाजा इस चीज़ का मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान की रियासत की खातिर और ऑर्डर की खातिर हमें नोटिस लेना होगा और आइन इसका एक जवाज़ फराहम करता है कि अगर कोई ऐसा सूबा है जहाँ पर आइन के मुताबिक हुकूमत नहीं चल रही तो वहाँ पे गवर्नर्स रूल का नफाज हो सकता है। अच्छा जी, बड़ी अहम बात कर दिया जी एहसन इकबाल साहब ने कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर रूल भी लग सकता है। इस पर इनसे कुछ मज़ीद सवालात करते हैं एक ब्रेक के बाद। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। एहसन इकबाल साहब, आपने ब्रेक से पहले ये कहा कि आइन में गुंजाइश मौजूद है गवर्नर रूल की, तो अगर आप सूबे में गवर्नर रूल लगा देंगे तो उससे जो खैबर पख्तूनख्वा में आम लोग हैं क्या उनमें बेचैनी की लहर नहीं दौड़ जाएगी? देखिए आम आदमी तो तंग आए हुए हैं। मुझे सुबह से कोई 20 फ़ोन पेशावर से आए हैं कि जी हम ये हुकूमत के साथ नहीं हैं, ये जो कुछ कर रहे हैं हम इसकी हमायत नहीं करते और आप वज़ीर आज़म को बताएं कि हमारी इनसे जान छुड़ाएं, हम ऑर्डर चाहते हैं, हमारा सूबा आग में जल रहा है, हमें ऐसी हुकूमत चाहिए जो अमन बहाल करे,
पारा चिनार कुरम में क्या हो रहा है, जो साउथ के डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके अंदर क्या हो रहा है, हमें हुकूमत दें कि जो लॉ एंड ऑर्डर हमारी काम वापस कायम करे। तो वहाँ पर मेरा नहीं ख्याल कि माँ सवाए जो पीटीआई के डाई हार्ट लोग हैं वो शायद तकलीफ़ महसूस करें। आम आदमी तो साय ऑफ रिलीफ लेगा मेरे नज़दीक, लेकिन ये पीटीआई की हुकूमत की नाकामी होगी। उन्हें मौका दिया 2013 में नवाज़ शरीफ साहब ने, उस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि हम हुकूमत बना सकते हैं। नवाज़ शरीफ साहब ने एक जमहूरी जज्बे के तहत कहा कि चूँकि ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, अगरचे मेजॉरिटी नहीं थी इनके पास, तो पहला हक इनको देना चाहिए, अपनी हुकूमत बना लें। आज मेरा ख्याल है कि वही गलतियां हमारी जमहूरी पसंदी की सामने आ रही हैं। अगर इनको उस वक्त मौका ना मिलता, आज इनका वहाँ पे बीज ही ना लगता उस सूबे के अंदर। ख्याल में जो नवाज शरीफ साहब की जमहूरियत पसंदी है वो एक गलती थी। वही मैं कह रहा हूँ ना, वो जमहूर। इसी तरह 2014 में जब इन्होंने पार्लियामेंट पे हमला किया, उस वक्त इनके ख़िलाफ़ जो बगावत के केसेस हैं, अगर हम उनकी पैरवी कर देते तो मुझे यकीन है 9 मई तक बात ही ना पहुँचती। अच्छा, 2014 में जो वज़ीर दाखिला थे चौधरी निसार अली खान साहब, वो ये ओपिनियन रखते थे कि इनको रेड जोन में दाखिल होने की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब ने कहा कि इनको आने दें। तो वक्त ने साबित नहीं किया कि चौधरी निसार अली खान साहब का फ़ैसला दुरुस्त था। मेरा ख्याल है कि उस वक्त जो नवाज़ शरीफ साहब का फ़ैसला था, उसके नतीजे में ये एक्सपोज हुए बहुत बुरी तरह, और लोगों को पता चला कि इनके असल अज़ाइम क्या है। ये जो कहते थे कि, और आपने देखा कि फिर इसके बाद एक तसलसल है जिसमें इन्होंने तशद्दुद किया, पार्लियामेंट पे कब्ज़ा किया, पीटीवी पे कब्ज़ा किया, फिर इसके बाद जब जुडिशल कॉम्प्लेक्स है उसका क्या अशर किया, ज़मान पार्क में जब इनको समन देने गए उस पर क्या अशर किया, फिर परवेज़ खटक साहब के मज़ीद जो लॉन्ग मार्चेस थी उसमें उन्होंने क्या किया, और इसी तरह अब भी ये जो इनके पिछले मुजाहरे थे उनके अंदर इन्होंने पुलिस के साथ क्या किया, गोलियां चलाईं, अपने सरकारी वसाइल से टीयर गैस उल्टा पुलिस के ऊपर चलाई। तो इनकी अब आप रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि अब पता लग गया है कि ये क्या करने के काबिल हैं। फिर 9 मई का वाक़या तो आप देखिए, मास्टर एक पाकिस्तान के लिए ट्रेजेडी थी कि GHQ पे हमला, कोर कमांडर के घरों पे हमला, कायद आज़म के जिना हाउस को जला दिया, शोहदा की यादगारें जला दी। आज आप बताइए कि वो ग्रोह जो आपकी बॉर्डर पे एक पोस्ट है जिस पे 2 या 3 सिपाही होते हैं, उस पे हमला करता है, उस पे तो आप दहशतगर्दी की दफ़ा लगा देते हैं, उसे तो कहते हैं कि मिलिट्री ट्रायल करो। तो जो GHQ पे हमला करे, जो कोर कमांडर हाउस जला के खाक कर दे, जो फ़ज़ाइया की तनसीबात पे हमला करे जमात, उसे आप कहते हैं कि वो वाला ट्रायल दो जो जेब कुतरों का ट्रायल होता है। तो ये कौन सा इंसाफ है? तो अब वे फॉरवर्ड क्या है? देखिए, वे फॉरवर्ड यही है कि पीटीआई के हाथ में कुंजी है। अगर तो उसकी सियासी क़यादत समझती है कि बुशरा बीबी और इमरान खान उनको एक खाई के अंदर लेकर जा रहे हैं, एक डेड एंड के अंदर लेकर जा रहे हैं, तो उन्हें अपनी सियासी फरासत का मुजाहरा करना चाहिए और इस तर्ज़ सियासत से अलहदा होकर जमहूरियत के असूलों के मुताबिक बातचीत करें और इस तरह की पुरतशद्दुद सियासत से गुरेज करें। लेकिन अगर गवर्नर रूल लगता है खैबर पख्तूनख्वा में, तो सूरत हाल मज़ीद कशीदा नहीं हो जाएगी? आपको ये फ़ैसला करना है कि क्या आप एक हुकूमत को इजाज़त देंगे कि वो अपने वसाइल से उसका भरपूर इस्तेमाल करके वफाक के ऊपर इस तरह की बगावत करे, या फिर आप उसको नॉर्मलाइज करने के लिए उससे वो ताकत छीनें। बहुत बहुत शुक्रिया। एहसन इकबाल साहब हमसे बात कर रहे थे और यहाँ पे हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।